बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, आजकल हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की जो बातें करते हैं और लगता कुछ ऐसे है कि भूत हम सबको बड़ी बुरी तरह इस वक्त चढ़ा हुआ है। बात करते हैं हुसैन हक्कानी के मेमो से लेकर अब तक की सूरत हाल के हवाले से। लेकिन हमने देखा इस पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर सब ज़्यादा से ज़्यादा सियासत करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन जब दूसरी जानिब असल मानों में हमारी खुद मुख्तारी मुतासर होती है या पाकिस्तान की सालमियत पर कोई ज़र्ब लगा दी जाती है तो फिर सिर्फ बयानात तक मामला जो है महदूद रहता है। हम बात करें आज मोहम्मद एजेंसी में होने वाले वाक़े के हवाले से। नेटो की जानिब से जो वहाँ पे फायरिंग की गई और जारहाना फायरिंग के नतीजे में 2 पाकिस्तानी जवानों समेत 28 के करीब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार इसमें शहीद हो गए। और हमने सिर्फ देखा कि पाकिस्तान की सियासतदान हो या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो, सिर्फ बयानात तक ही हकीकत जो है महदूद रहती है और सिर्फ बयानबाजी करके एक स्टेटमेंट जारी करके लगता सब कुछ ऐसे है कि वो अपने अपने ओहदों से मुबर्रा हो गए। अब बात करते हैं आज के वाक़े के हवाले से जिसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी के एहलकार शहीद होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात कर लेते हैं, बड़े सुकून में मुल्तान में एक जलसे से खिताब के दौरान वो वहां पे बैठे हैं और बड़े सुकून से सिर्फ इस मामले का जिक्र कर रहे हैं। लगता कुछ ऐसे कि मुल्क में कुछ ऐसा वैसा हुआ ही नहीं है। पाकिस्तान की सालमियत हमला था और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी ते हमला था। असा DCC की मीटिंग करे सो पाकिस्तान की सलामती दो ते असा कोई आंच नहीं आमन देंदे। शर्म करो, ये ज़हनी गुलाम, इनसे आजादी का वक्त आ गया है। अगर तुम्हारे में थोड़ी सी भी गैरत बच गई है, अमेरिका की जंग से निकलो। जी हाँ नाज़रीन, आपने सुना कि क्या इरशादात फरमाए जा रहे थे, लेकिन कमाल वार्निंग तो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने दी है कि आइंदा ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए। जी जनाब, ऐसे तो वाकयात आज की बात नहीं है, इससे पहले भी मजीद इस तरह के वाकयात हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत को आज तो कौमी सलामती से ज्यादा लगता कुछ ऐसे NRO जैसे मामलात की फिक्र पड़ी है। और सदर साहब भी भुट्टो साहब के केस के हवाले से खत भी लिख देते हैं, पीपल्स पार्टी कोर कमेटी की मीटिंग भी इस हवाले से करती है NRO के हवाले से। लेकिन जो आज इतना बड़ा अहम वाकया हुआ, सरहदी जारियत यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ की गई, उस पर तमाम सियासी जमातें जो हम बार बार बात करें सिर्फ बयानातबाजी तक महदूद रहती हैं। फिर उसके बाद कहा जाता है कि सिर्फ कोई कमेटीज बना दी जाए जो इस मामले की तहकीकात करें। हमने देखा इससे पहले भी कई कमेटीज बनी मुख्तलिफ मामलात के हवाले से, और कमेटीज की इंप्लीमेंटेशन के हवाले से भी एक नई कमेटी बना दी जाती है कि वो पिछली पुरानी कमेटीज की कारकर्दगी का जायजा लेगी और इंप्लीमेंटेशन के हवाले से अपनी सिफारिशात देगी। ये तो हम बात करें पाकिस्तानी सियासत की। लगता कुछ ऐसे कि सब कुछ पाकिस्तान में एक डील के तहत हो रहा है। दरपर्दा कुछ ऐसे मामलात हैं, अमरीका के साथ ऐसी कुछ यकीन दहानियां करा दी गई है, चाहे माजी का दौर हो या फिर आज के दौर की हम बात करते हैं। कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें अमेरिका को यकीन दहानी करा दी गई है कि ड्रोन हमले पाकिस्तान में वो कर सकते हैं, उनको बिला ताखीर इसकी इजाजत है। और पाकिस्तान में जो सरहदी जारियत होती है, चाहे अफगानिस्तान के पार से हो, उस पर भी लगता कुछ ऐसी है कि अंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसी मौजूद है। ये वाकयात ऐसे पहली बार नहीं हुए। 2002 से लेकर 2011 तक की अगर हम बात करते हैं तो 14 के करीब ऐसे वाकयात हो गए जिसमें पाकिस्तान की सरहदों को पामाल किया गया है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल एबटाबाद ऑपरेशन की है। परवेज मुशर्रफ के दौर की अगर हम बात करते हैं 2002 से लेकर तकरीबन 5 ऐसे वाकयात हुए जिसमें पाकिस्तान की सरहदों को पामाल किया गया। सितंबर 2008 की अगर हम बात करते हैं सदर ज़रदारी के दौर की, तो 8 बार पाकिस्तान की सरहदों को पामाल किया गया, लेकिन शायद इस पर किसी ने अपनी गलती नहीं मानी, किसी का इस्तीफा सामने नहीं आया। पाकिस्तानी जाने लगता कुछ ऐसी ही हैं कि इनकी कोई कीमत नहीं। कोई बड़ा लीडर मारा जाता है तो पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने की बातें तो होती हैं, लेकिन आम जवान अगर मारे जाते हैं, आम शहरी मारे जाते हैं, तो उस हवाले से कोई इस्तीफा या कोई ऐसी बयानात सामने नहीं आते। लगता कुछ ऐसे है कि घिनौना मजाक पाकिस्तान के अवाम के साथ किया जा रहा है। और आज जो ये वाकया हुआ, इस पे अब पाकिस्तानी हुकूमत क्या करेगी? सिर्फ मामलात बयानात तक महदूद रहेंगे या इस पे कोई एक्शन लिया जाएगा? अमेरिका के साथ ताल्लुकात पे नजरसानी की जाएगी, अमेरिकन एम्बेसडर से या सदर ओबामा से कहा जाएगा या नेटो एहलकारों से कहा जाएगा कि पाकिस्तान से माफी मांगे? क्या इस पे हुकूमत पाकिस्तान कोई नया स्टेप लेगी? इस पर बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बात होगी सरहदी जारियत जो आज हुई और पाकिस्तान के जवान जिसमें शहीद हो गए, और हुकूमत इस पे क्या लाएअमल बनाएगी। अभी अब तक की इतलात के मुताबिक DCC की मीटिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन हम बात जैसे पहले भी कर रहे थे कि पाकिस्तान में सिर्फ मीटिंग्स, कमेटी, कमीशंस और करारदादों तक हमेशा मामला जो है महदूद रहते हैं। इंप्लीमेंटेशन का जब वक्त आता है तो सब पीछे हो जाते हैं। इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखती हैं आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा,
رکن قومی اسمبلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے آپ کا تعلق ہے. آپ سے تشریف رکھتے ہیں جناب صدیق الفاروق صاحب, سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. لاہور سے میں جوائن کریں گے فرید پراچا صاحب, سیکریٹری اطلاعات ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے. ہماری کوشش ہوگی ٹیلی فون لائن پہ ہم رابطہ کریں شاہ محمود قریشی صاحب سے, سابق وفاقی وزیر خارجہ. ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ کیا انڈرسٹینڈنگ موجود ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ڈرونز اور اس طرح کی سرحدی جارحیت کے حوالے سے. آسما, ایک بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے, حکومت ہل کے نہیں رہ جاتی اس طرح کے معاملات پر. پرائم منسٹر صاحب بالکل سوتا ہوا ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا کہ جی جارحیت ہوئی ہے, ایکشن لیں گے, تو حکومت کیا کرے گی اس پہ, آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما, یقیناً یہ ایک انتہائی بہت بڑا واقعہ ہے کہ ہماری اس پوسٹ پر انہوں نے حملہ کیا جو ان کی اور پاکستان ملٹری کی اور ان کی مشاورت کے ساتھ یہ پوسٹ بنی ہوئی تھی, اور یہ نہیں کہ اس میں کوئی لا علمی تھی. اور ہمارے 28 جوان بالکل جو ہے وہ شہید ہو گئے, اور جو زخمی بھی ہیں وہ بھی کچھ تو بہت کرٹیکل حالت میں ہے. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی مشکل وقت ہے اور بہت ہی افسوسناک مقام ہے. مشکل وقت تو چلے ہے, مشکل وقت تو ہو گیا, تو پھر ہم گورنمنٹ اور آؤٹ آف گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں. آج گورنمنٹ یہ اعلان کرے کہ اس دہشت گردی کی جنگ سے ہم اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں. اس جنگ میں ہم نے 70 ارب ڈالر بھی جھونک دیے, ہزاروں کے قریب ہم اپنی جانیں بھی شہید کروا چکے. تو ہم آج اعلان کر دیں نا سر, ہم اعلان کر دیں کہ ہم اس جنگ سے پیچھے ہو رہے ہیں. آپ کی اس بات کا جواب, انہوں نے بالکل ایمرجنسی پہ یہ ڈی سی سی کی جو میٹنگ بلائی ہے اسی میں وہ فیصلہ کریں گے, اور فیصلہ انشاءاللہ آج ضرور ہوگا. اگر پاکستان دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے تو وہ ان کے لیے نہیں لڑ رہا جو دہشت گرد عوامل پاکستان میں موجود ہے ان کے خلاف. اور میں یہاں دوسری بات کر دوں, آج جو یہ آپ کا پروگرام براہ راست دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, آج یو این سے ہمارا ایک سوال ہے کہ یہ تو یو این کے چارٹر کے خلاف ہے, کیونکہ انہوں نے جب آئی سیف اور نیٹو کی فورسز تھی وہ افغانستان میں سیکیورٹی اور لا انفورسنگ کے لیے گئی تھی, ان کا پاکستان کے ساتھ. چلے یہ یو این کی بات کریں, پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے, پاکستان کا آئین قانون کہتا ہے کہ سرحدوں کی جارحیت برداشت نہیں کی جائے گی, اس پہ آپ ایکشن لے سکتے ہیں. بالکل ان کے ایکشن کے خلاف ہے, ان سے بھی یہ بات کرنی پڑے گی. چلے صدیق الفاروق صاحب, ساری گفتگو سنیں, یو این میں جانے کی بات ہوتی ہے, پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے کہ سرحدوں کی جارحیت برداشت نہیں کی جائے گی, پارلیمنٹ کی قراردادیں کہتی ہیں کہ آئندہ ایسا اٹیک ہوتا ہے, ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پھر بھرپور جوابی کارروائی کی جائے گی. تو یہ کہا گئی جوابی کارروائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعہ تو انتہائی سنگین ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور شاید نیٹو والے اس کو کوئی غلطی یا اس طرح کی بات کریں, لیکن یہ ایک طرف انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے, دوسری طرف یہ پرویز مشرف کے بعد جو موجودہ حکومت اسی کے معاہدے لے کے چل رہی ہے, اور جو آپ نے بھی کہا کہ 70 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے, 35,000 سے زیادہ جانیں, اس کا میں سمجھتا ہوں یہ انعام دیا ہے ہمیں. تو اس انعام کو ہم بھگتے رہیں گے کب تک؟ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ, میں آپ سے دوبارہ بھی بات کرتی ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب, آپ کو ڈسکشن میں ویلکم بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ بتا دیں, آپ سابق وفاقی وزیر خارجہ بھی رہ چکے, آپ نے ایک بار کہا تھا کہ حسین حقانی نے کچھ ایسے معاملات تھے, 4 بار آپ کو بھی بائی پاس کیا اور سیدھے پریزیڈنسی میں انہوں نے رپورٹ کیا. تو کیا پاکستان اور امریکہ کے درمیان آپ جانتے ہیں کہ ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ خفیہ طور پہ موجود ہے ڈرونز کے حوالے سے بھی, یا پھر سرحدوں پہ آ کے وہ کارروائی کر سکتے ہیں, ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کیا؟ دیکھیے, دفتر خارجہ میں ایسا کوئی ریٹن معاہدہ موجود نہیں ہے. میں نے جتنی معلومات حاصل کی اور جو پوچھنے کی کوشش کی, مجھے واضح طور پر بتایا گیا اس قسم کا کوئی ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہے, اور یہ کاروائیاں بھی ہوتی رہی ہیں. خاموش ایگریمنٹ ہیں, کچھ خاموش ایسے اندیکھے اور ریٹن میں نہ ہو ایسے تو ایگریمنٹ ہیں. ہمیشہ کہا جاتا تھا پرویز مشرف کے دور میں بھی ایسے ایگریمنٹ موجود تھے. تبھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایبٹ آباد انسیڈنٹ کے بعد جو پارلیمنٹ نے متفقہ قرارداد پاس کی تھی, اس پہ فیصلہ ہوا تھا کہ امریکہ کے ساتھ نئی ٹرمز آف انگیجمنٹ نیگوشیٹ کریں, کیونکہ پچھلے دور میں اگر جنرل مشرف صاحب کے دور میں ایسا نہیں ہوا تو اب ایک منتخب حکومت ہے جو حکومت پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے, اور پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد ہے, اور وہ قرارداد کہتی ہے کہ ٹرمز آف انگیجمنٹ ری نیگوشیٹ
इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन राइटिंग। तो बदकिस्मती से हुकूमत ने उसको अहमियत नहीं दी, उस पर कार्रवाई नहीं की, जैसे कि और करारदादों पे नहीं की जा रही, और इससे उनकी हौसला अफजाई होती चली गई। उनको इल्म है कि ये हजरात ऐसे बैठे हैं जिनको अपने इक़्तिदार से गर्ज है, और अपना वो कहते हैं चलें जी सरफे नजर कर दो और एक मतलब वक्त गुजार दो और 4 दिन के बाद खामोशी हो जाएगी। लेकिन ये मुतवातिर होता रहा है और इससे पाकिस्तान में इज़्तिराब बढ़ रहा है। पाकिस्तान में जो तावन की जो कैफियत है उससे मुतासिर हो रही है। बिल्कुल, तावन की कैफियत, पब्लिक ओपिनियन खराब हो रही है। पब्लिक ओपिनियन तो ऑलरेडी वैसे भी खराब है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपकी परवेज मुशर्रफ से भी मुलाकात हुई थी बहसीत वजीर खारजा, जब वो उस वक्त सदर भी थे पाकिस्तान के, तो उस वक्त उन्होंने कुछ आपको बताया कि कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है अमेरिका के साथ हम पाकिस्तान? परवेज मुशर्रफ साहब मुख्तसर तौर पे थे जब मैं वजीर खारजा था थोड़ा अरसा, और उनसे इस इशू पर कभी बात नहीं हुई। लेकिन आज की जो हम बात करें शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कहती है कि यूएन चार्टर के भी ये खिलाफ है, लेकिन हम तो पहले पाकिस्तान के आइन का हवाला देते हैं कि पाकिस्तान का आइन इसकी इजाजत नहीं देता। तो यूएन चार्टर के खिलाफ आप समझते हैं कि हम यूएन में जाएंगे, हम में इतनी हिम्मत है कि हम वहां पे करारदाद ला सकें, इस पे बात कर सकें? पहले अपने आइन को तो हम देख लें। मौजूदा जो हमारी सियासी क़यादत है ये यूएन में नहीं जाएगी, मेरे ख्याल में नहीं जाएगी। मेरी राय में जितना मैं इनको जानता हूँ शायद नहीं जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ खुशनुदी चाहते हैं उन लोगों की जिन्होंने इनको इक़्तिदार पर मुसल्लत किया हुआ है, और ये यकीनन नहीं जाएंगे। और भी मामलात थे, ये तो हद तक के यहाँ तक कहते थे कि यूएन में आप कश्मीर के मामले को भी जरा दबा दबा के रखें। अच्छा। और वो एक अबहाम जो चल रहा था, जब मैं वजीर खारजा था और मैं पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करके गया और मैंने कश्मीर में पाकिस्तान की तारीखी पोजीशन को रीइटरेट किया, उससे बड़ा तनाव पैदा हुआ कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप। मैंने कहा जनाब मैंने कोई नई बात नहीं की। तो इसका मतलब इसका मुझे जो गुफ्तगू से समझ आ रहा है कि इसका मतलब आपकी जो पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो वो बिकी हुई अमेरिका के आगे, झुकी हुई थी अमेरिका के आगे? नहीं, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा। आपके सदर कर लें, चलें ठीक है, आपके सदर कर लें। पार्टी में मुहिब वतन लोग हैं, खुददार लोग हैं। बदकिस्मती से इस पार्टी का जो सितम जरीफी है और जो अलमिया है कि पार्टी की कायद बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई और हाथ उनके आ गई बागडोर, जिनको ना तजर्बा है, ना इल्म है, ना फहमो फरासत है। ये बातें आपसे लीडरशिप करती थी, ये बातें आपसे लीडरशिप करती थी कि जरा फूंक फूंक के कदम रखें। देखिए अब मैं क्या बताऊं, अब छोड़िए, अब मैं बहुत सी चीजों को मैं नहीं उगलना चाहता, लेकिन मुझे अफसोस है कि जो हो रहा है। लेकिन अब देखिए, अब हम माजी में न बैठे रहे, हमें मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। लेकिन कौम तो सर जानना चाहती है ना, हकायक तो जानना चाहते हैं। कोई अग्रीमेंट है, आपको मना किया जाता है, लोग तो फिर ये जानना चाहते हैं सर। जी शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज की कट रही है आपकी आवाज। मैं रास्ते में हूँ, मैं सफर कर रहा हूँ अब जलसे के लिए, इसकी आवाज टूट रही है। चले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पार्टिसिपेट किया प्रोग्राम में। और वो भी यही कह रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन रह चुके और वो लीडरशिप की कमजोरियों का जिक्र कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहा था, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा माजी को छोड़ें। देखिए, माजी से हमने सबक सीखना है ना। बिल्कुल, हमने आगे बढ़ना है। ये जो 9/11 से लेके आज तक मामलात हुए हैं, इसमें यानी कल जो गुजर गया है ये माजी है। आज की हम बात करेंगे तो माजी को सामने रखना है। आप ये देखिए आसमा कि ये मेमो का क्या मामला है। सही। ये मेमो के जरिए पेशकश करने वाले लोग कौन हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं, जब वहां तहकीक होकर सामने आएगी तो ये मुझे तो यूं लगता है जैसे पेशकश तो वो काम शुरू हो गया है। ठीक, तो अब इसका रास्ता भी पेचीदा भी है। देखिए एक मैं ये इतराज आप पे थोड़ा सा आप पे भी करूंगी। आप मेमो पे तो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, एबटाबाद कमीशन पे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। उसमें तो बहुत बड़ा नेग्लिजेंस था, बहुत बड़ा फेलियर था पाकिस्तान आर्मी का कि उसामा यहाँ क्यों मौजूद था और यहाँ आके चढ़ाई भी वो कर गए। ये आपने एक बात की ना, उस पे एपीसी हुई, ठीक है ना, वो उसमें करारदाद आ गई। एक मिनट, सारी लीडरशिप बैठी, अच्छी बात थी, हमारा मुतालबा था कि पहले एपीसी बुलाएं ताकि पूरी कौम, एक तरफ अमरीकी जारहियत थी, एक तरफ हमने पूरी कौम को मुतहिद किया। पूरी कौम ने मुतहिद हो के जो फार्मूला दिया और अमल दरामद करना था इस हुकूमत ने, उन्होंने पहले कमीशन का जो हाल किया, फिर कैसे मुतनाज़ा लोग हो गए, अब वो काम कर रहा है। लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि उसके 4-6 दिन के बाद जो मेमो की सूरत हाल है, उसमें तो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को कंप्रोमाइज करने की बात भी कर दी गई। इस पे हमें बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। और मैं तो समझता हूं मेरी पार्टी के कायद गए हैं
अपना अदालत में। हम नेटो पे आ जाए, मेमो पे तो डिस्कशन काफी कर चुके हैं। डॉक्टर फरीद पराचा साहब, क्या एक पाकिस्तानी की जान कीमती नहीं है? रेमंड डेविस अगर पकड़ा भी जाता है, पाकिस्तान में लोगों को मारता भी है, अमेरिका उसको ले जाता है, कहीं एक अमेरिकन अगर कत्ल हो जाता है पूरी दुनिया में तो कोराम मच जाता है। तो यहाँ आज 28 जानें चली गई, हमारे सिक्योरिटी के एहलकार शहीद हो गए, तो क्या होगा? क्या हम किसी पे चढ़ाई कर सकेंगे, सिर्फ बयानात तक ही महदूद रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, ये 28 तो हमारे फौज के जांबाज थे। यहाँ तो हर रोज़ 28 अफराद मर रहे हैं, और जो ड्रोन हमले हो रहे हैं ये पाकिस्तानी भी, हमारा ही लहू है, चाहे वो मर्द हैं, वो औरतें हैं, वो बच्चे हैं, वो बूढ़े हैं, वो बेगुनाह हैं, वो कोई शादी में जाने वाले, कोई जनाजों में शरीक होने वाले, और हर रोज़ हम लाशें उठा रहे हैं। और उसके बाद यानी ये सवालात पैदा होते हैं कि क्या इंडिया की तरफ से इस तरह की जारहियत होती तो क्या आज हम ये मुज़ाकरे कर रहे होते और ये हम गुफ्तगुएं कर रहे होते, और क्या यही जुमले होते कि जनाब अगली मर्तबा और आपने ये किया, आइंदा अगर आपने किया तो हम ये करेंगे। अगर ये बात होती तो पूरी कौम निकल खड़ी होती, इस फौज के खिलाफ भी और उस हुकूमत के खिलाफ भी, इसलिए कि यहाँ जारहियतों के मुकाबले जो है वो कॉन्फ्रेंसों के जरिए से नहीं होता और वो बयानात के जरिए से नहीं होता, उसका तो जवाब मौके पे दिया जाता है। उसके लिए ये जुमले और ये जो आइंदा वाला लफ्ज है, ये अस्करी मैदान के अंदर आइंदा का लफ्ज नहीं होता, और कोई बार भी ये इब्की मार वाली बात नहीं होती कि अब जो है वो आपने फिर ये किया। इससे पहले जब तो एक जिरगे के ऊपर हुआ था तो यही जुमले तो इस्तेमाल किए गए थे कि अगर बिल्कुल इन्होंने कहा था कि आइंदा ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी, रहमान मलिक साहब ने कराई थी कि आइंदा ऐसे वाकया नहीं होगा, आज फिर हो गया। हम ये समझते हैं कि ये मौका इस अंदाज की गुफ्तगुओं का नहीं है। और अभी हमारी बहन जो है वो आसमा साहिबा ये फरमा रही थी कि जी हम तो अंदर के दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई वो अंदर का कौन सा दहशत गर्द है? वो भी तो इन्हीं के दहशत गर्द है जो ये कर रहे हैं, बराह रास्त दहशत गर्दी कर रहे हैं। उसके बारे में अगर हम खामोश रह जाते हैं, यानी जो हमारे ऊपर, हमारे जवानों के ऊपर, हमारी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर जो हमला अमेरिका की तरफ से हो वो तो ठीक हो जाता है, और अगर उनके एजेंटों की तरफ से हो जाए, इसके हक में है कि भरपूर जवाबी कार्रवाई की जाए। अस्करी जो हमारी क़यादत है पाकिस्तान की फौज की जानिब से कार्रवाई होनी चाहिए, बदला लिया जाना चाहिए। कौम इसीलिए अपनी फौज पर एतमाद भी करती है और फौज के लिए दीदा व दिल फरशरा भी करती है। वो इस किरदार के लिए है, वो उसके सियासी किरदार के लिए नहीं है। और ये किरदार जो है इसमें तो जवाब की जरूरत है, बयानात की जरूरत नहीं है। ठीक, बिल्कुल हम इसी पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। आप रिस्पॉन्ड करें, ब्रेक की लेनी है। मैं यहाँ पर एक चीज बड़ा क्लियरली कह दूं कि ये मसला किसी पार्टी का नहीं है, इसको हम किसी पार्टी के मसले को नहीं, पार्टी का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान की इज्जत का, सालमियत का मसला है। इस पे हम किसी किस्म की, हमने अभी डीसीसी से जाने से पहले जो सारे बड़े बड़े हमारे तकरीबन हम कोशिश करेंगे कि हर सियासी जमात के जो लीडरान है उनके साथ भी कांटेक्ट करें। ये अबव पॉलिटिक्स का मसला है। पराचा साहब, इसको आप सियासत ना ही बनाए तो बेहतर है। अब हमारे जवान शहीद हुए हैं, पाकिस्तान आज खून के आंसू रो रहा है। हम यहाँ पर पाकिस्तान की सालमियत की बात कर रहे हैं। हमने खुद हर किस्म की कुर्बानी पाकिस्तान ने दी है। आप बताएं कि पाकिस्तान ने कौन सी पाकिस्तान ने दी ना, लेकिन अगर हम ये बोले कि हुकूमत ने पार्टी की बात नहीं करेंगे, पार्टी की बात या मिलिट्री लीडरशिप ने उनको कहा है कि यहाँ से उसामा मिल जाता, यहाँ मेहरान बेस पे हमला हो जाता, इन्होंने ठीक किया है कि कौम को मुतहद करने की, बात तो ठीक है। और आप 6 डायरेक्शन में जाएंगे। एक मिनट सदीकुल फारूक साहब, इस पे खुदा के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं, जो हमारी आपने जो बात की मैं उस पर बात हमला हुआ है, एक जुमला में फिर उसके बाद बात करूंगा। या हम अपनी मिलिट्री लीडरशिप 2 मई के वाक़े पर किया, लेकिन उसको जो मुतहद करके हमने दिया, इन्होंने किया क्या, उस पर अमल देखना करेंगे। रेमंड डेविस के मामले पे भी कौम मुत्तहिद है, कौम तो हर मौके पे मुत्तहिद हो जाती है, लेकिन जब क़यादत की बात आती है तो वो फिर क्यों अपना सर झुका लेती है गैरों के सामने। इस पे कौम के अंदर हिम्मत और जुर्रत है, राय अमल तो जरूर निकालेंगे। हिम्मत और जुर्रत कौम के अंदर है, क्या क़यादत के अंदर भी है? इसी पे मजीद गुफ्तगू करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है आज के वाक़े के हवाले से और कैबिनेट की डीसीसी की मीटिंग जो है इस वक्त जारी है और देखना ये कि कौन सा ऐसा वाज़ेह इक़दाम किया जाएगा, ये ऐसा अहम ऐलान आज किया जाएगा कि इस जारियत का जवाब बदले से दिया जा सकता है या फिर मुज़ाकरात या फिर बयानात की सूरत में दिया जा सकता है, कुछ ऐसा होगा। फरीक पराचे साहब तो ये कहते हैं कि भरपूर जवाब दिया अभी ये नेटो और आईएसएफ वालों ने टाइम मांगा है कि वो इसको चेक कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने मांगा था कि गलती हो गई और वो देख रहे हैं कि कहां पर क्या हुआ है। उन्होंने हुकूमत से और हमारे मिलिट्री जो लीडरशिप है उससे टाइम मांगा है कि जो उनके वो कमांडर है जनरल जॉन्स या जो भी उनका नाम है, कि वो देखना चाह रहे हैं कि इशू कहां पर आया और क्या हुआ। तो एटलीस्ट हमें उनको थोड़ा मतलब टाइम देना चाहिए कि हुआ क्या है। लेकिन बात ये नहीं है, बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम किसी के साथ डिप्लोमेटिक टाइज रखें या हमने इस रीजन में सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कुर्बानी का मतलब आपको फिर कुर्बानी का बकरा बनाया। नहीं, ये हम क्या आज ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत पर ऐलान कर सकती है, हम चले बदला भी ना लें या मिलिट्री लीडरशिप ने उनको बोला है कि आप आज जाकर अगर हम बदला नहीं ले सकते, इस चूक हम ये ऐलान कर सकते हैं कि हम दहशतगर्दी की जंग से लड़ रहे हैं, हम ये ऐलान कर सकते हैं दहशतगर्दी की जंग हम अपने लिए लड़ रहे हैं और इस रीजन में स्टेबिलिटी पैदा करने के लिए खुद मुख्तारी की इज्जत करवानी है। अगर हमने कौम को और पाकिस्तान के फैसलों को मनवाना है तो पहले तो हमें जिस तरह कौम मुत्तहिद हुई थी और जो पार्लियामेंट ने करारदाद पास की तो जिसमें रीनेगोशिएट करने की अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को सीधी बात उस तरफ जाए। काफी सारी हैं, उनपे भी कमेटी बन गई, करारदादें मंजूर कमेटियों की जरूरत नहीं है। अब तो 2 टोक नेटो सप्लाई खत्म, तो वो तो बंद हो गई है। 200 कंटेनर पर डे जाते थे, अभी उसको स्टॉप कर दिया है। तो कभी सारे वापस मैं जो बात कर रहा हूँ जी देखिए, रीनेगोशिएट करने की बात करें इसके खिलाफ मैं तो कहता हूँ कि अगर मौजूदा हुकूमत सीरियस है खैबर पख्तूनख्वा में बंद कर दिया तो पीछे उनके कंटेनर जला दिए जाते हैं, बाकी कराची से सप्लाई लाइन जा रही है, आप चेक करें। अच्छा चेक कर लेंगे। मैं ये कहता हूँ जी कि मैं तो समझता हूँ कि अगर ये वाकई मुखलिस हैं तो आसिफ अली जरदारी साहब को कल या परसों एक मुजाहरा लीड करना चाहिए अमेरिका के खिलाफ। हम तो इंशाल्लाह करेंगे, आ जाए बिल्कुल। लेकिन होता क्या है, होता क्या है, हो ये रहा है कि ये मेमो और उससे मिले जुले ये कोई डील है, आपने भी की, ये डील के तहत हो रहा है और अमेरिका अपने आवाम को राजी करने के लिए इस तरह के वाकयात करके अपने मीडिया को एक जो है वो ईंधन मुहैया करता है। उस ईंधन के जरिए कि हमने इतने पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया है, ये उनके आवाम का मुतमईन हो, उनके इलेक्शन आ रहे हैं, ये वाकया इसलिए कि पाकिस्तान इस हुकूमत की सफारती नाकामी की वजह से कि 70 अरब डॉलर का नुकसान 35 बात सुन लेना 35,000 आदमियों की कुर्बानी देने के बावजूद ये अपना केस प्लीड नहीं कर सके और उसके बजाय इसके कि वो हमारे दोस्त अमेरिकी अवाम और दूसरे अवामों वो आजकल हमारे दुश्मन बने हुए हैं और उन दुश्मनों को ये बताने के लिए कि हमने आज मारा और ये उसमें ये हुकूमत शामिल है। ये कहती है कि जी रियासत की बात करें, पाकिस्तान की बात से इत्तेफाक करता हूं, कोई सियासत नहीं है, लेकिन क्या पाकिस्तानियों के खून की कोई कीमत इस हुकूमत ने ये काम किया। देखिए सुने ना, जवाब में एक और बात, नवाज शरीफ दौर में ये बात सामने आई जब उन्होंने कहा जी न करें एटमी धमाके, नवाज शरीफ ने कहा करें एटमी धमाके। आज क्या कर रहे हो आज की हुकूमत? मुझे एक मिनट मुझे इस बात का इनसे जवाब लें कि ये हुकूमत ये मतलब कि ये मिलिट्री लीडरशिप यानी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सब जो है और समेत इस हुकूमत के ये सारे अमेरिका के पिके हुए हैं। आप आज पाकिस्तान को और दुनिया में ये सबक सिखाने जा रहे हैं। 9 बार ऐसे वाकयात होते हैं, 9 बार जमहूरी हुकूमत में 3 साल में और क्या बोलेंगे आप? ये 3 साल में जमहूरी हुकूमत में 9 बार ऐसे वाकयात होते हैं। डिक्टेटरशिप को छोड़ देते हैं, जमहूरी हुकूमत में 9 बार ऐसे वाकयात होते हैं।
सुने कि आपके लीडरान उठते हैं और तकरीरों में बोलते हैं कि आईएसआई जो है वो मुल्क के खिलाफ काम कर रही है? कौन सी लॉ? चलिए मुझे 9 बार का जवाब दे दीजिए। 9 बार 9 टाइम्स आपके पास क्या सबूत है? यू हैव टू जस्टिफाई। 9 बार पाकिस्तान की सरहदों की वायलेशन होती है, इसका जवाब दे दें। 9 बार जमहूरी हुकूमत में, हुकूमत या 3 साल में। मिलिट्री लीडरशिप चाहती है कि ये वायलेशन हो इस रीजन में? जो हालात है, क्या ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान उसमें कितना कंट्रोल कर रहे हैं? ये सारी दुनिया के ऊपर इस रीजन का इम्पैक्ट। फिर पराचा साहब मुझे ये बात समझ आती है, पराचा साहब मैं पराचा साहब से जवाब दे दूं। पराचा साहब मुझे फिर ये बात समझ आती है, फिर सब्र शुक्र करके बैठ जाएं, हालात बहुत खराब हैं, आए हमें मारे, सब्र शुक्र करें, मजम्मती बयान दें, उसके बाद चुप कर जाएं, हालात बहुत खराब हैं, हम उनको भरपूर जवाब नहीं दे सकते, अदरवाइज फिर हम भी तोरा बोरा बन जाएंगे। मुझे फिर यही समझ आ रहा है कि हम भी एक्सट्रीम की बात देखें, एक तो इन्हें रोकें, हमें भी कोई बात करने दें, यही बोलती जा रही है। जी बोलिए। अच्छा, गुजारिश ये है कि अब ये गुफ्तगू जिस तरह से यहाँ हो रही है कि जी उनको मौका देना चाहिए, उनको सफाई उनसे लेनी चाहिए, और वो यानी एक तरफ खुद कह रही हैं कि ये चौकी बिल्कुल वाज़ेह थी, ये चेक पोस्ट जो है कोई गलती का इम्कान नहीं था, तो फिर कौन सी वजाहतें आपने लेनी है? क्या भारत से भी इस तरह की वजाहतें ली जाती हैं? और फिर उसके बाद क्या मरने वाले पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या उनका लहू कोई कीमत नहीं रखता? क्या आप अपने इक्तदार की भीख के लिए जो आप मेमो के जरिए से और एनआरओ के जरिए से आप अमेरिका से ले रहे हैं, आप पाकिस्तानी कौम को इन आलमी दहशत गर्दों के हाथ ज़िबा करवा रहे हैं और फिर उसके लिए दलाइल दे रहे हैं? यानी इसमें कौन सी दलील वाली बात है कि सीधी सादी एक जारहियत हो रही है? अब इस जारहियत का आप जवाब नहीं दे रहे, कह रही है ना, तो आप सियासी और अस्करी क़यादत जवाब नहीं देती। साहब वो कहती है हालात की नज़ाकत का एहसास करें, सियासी और अस्करी क़यादत मुत्तहिद होती है इस तरह के मामलात में। देखें ना, अस्करी क़यादत की जिम्मेदारी बाद में आती है, सियासी क़यादत की जिम्मेदारी पहले होती है। कौम जो है वो जंगे जो है वो सियासी हुकूमतें और कौम लड़ती है, भुगत तो हम रहे हैं। इसलिए इस बात में बिल्कुल एक वाज़ेह सी बात है कि अगर आप नहीं कर सकते तो मुस्ताफी हो और पीछे हटे। वजीर आजम साहब का ये बयान जो है वो उसमें विकीलीक्स में है कि आप हमले करते रहे, हम थोड़ा बहुत एहतजाज कर देंगे, हम थोड़ा बहुत एहतजाज करके चुप हो जाएंगे। विकीलीक्स में ही हो रहा है, पार्लियामेंट की करारदादों की हैसियत भी ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत और गैर मुनासिब बात है इस मौके पर करने के लिए, जहां पाकिस्तान के लिए यकजहती की बात हो रही है। आपको वो वक्त याद दिलाए जब एमएमए की हुकूमत थी सूबा सरहद में, जो आज केपी है, ये करना है तो ये बहस दिलाए कि ये लोग ऐसे वाक़यात हुए थे सरहद में कहां से आए? क्या इस हुकूमत ने उनको इजाजत दी है? नहीं, पहला वाक़या हुआ था, आप वाक़या का नाम लें। बाजोड़ में हुआ था, पहला वाक़या बाजोड़ में हुआ था 2002 की, जब हम बात करते हैं। हमने इस्तीफा दे दिया था, मुशर्रफ हुकूमत हमारे एमएनए ने इस्तीफा दे दिया था। आसमा अरबाब आलमगीर ने की है, मैं जरा उन पे जरूर बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा है कि हम आईएसआई के खिलाफ बात करें। बिल्कुल चौधरी निसार ने जब अमेरिका ने बात की आईएसआई और हमारी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ, हम उस वक्त भी खड़े थे, हम आज भी उनके साथ। हम नेटो पे अगर आ जाए तो ज्यादा, मैं नेटो पे आईएसआई के लिए रोज नहीं, हम सिर्फ उनकी पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में मुदाखलत की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इनके भी साथ हम खड़े हैं, लेकिन मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर क्या कर रहा है? सदर पाकिस्तान। नंबर 1। नंबर 2 ये बात है जनाब कि अगर 9 बार वायलेशन हुई है, इन्होंने किया क्या है? मैं समझता हूं हम ये नहीं कह रहे कि आप ऐलान जंग करें, आप यहां से जहाज उड़ाएं और अमेरिका पे क्या करें? नहीं, हम ये कहते हैं कि अपनी गैरत का मुजाहरा करते हुए ये नहीं, आप ऐलान करें, कल मीटिंग बुलाएं कि हम आज कल से अमेरिका के साथ ये जो हमारे ताल्लुकात हैं, ये जो अफगानिस्तान के अंदर और इन पे नजरसानी इन पे हम बिल्कुल नजरसानी करेंगे। लेकिन सर मैं नाजरीन को बताते चले, तुर्की में ऐसा वाकया हुआ था आज से 2 साल पहले, फ्रीडम फ्लोटेला के हवाले से वहां पे जो जारियत की गई थी इसराइल की जानिब से, तुर्की ने वहां के एम्बेसडर को मुअत्तल कर दिया गया था। उसके बाद कहा गया था कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर जो है वो माफी मांगे आकर, देन उनकी माफी कबूल होगी और हालात की नजाकत के ये साथ के और कंपनसेशन भी जो है वो मांगी गई थी। लेकिन हम क्या है, हम अपनी जाने कुर्बान करते हैं, हमारे लोग शहीद होते हैं, मर जाते हैं ड्रोन हमलों में, छोटा तरीके से भी हो, लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत जुर्रत नहीं होती कि कम से कम हम कंपनसेशन ही मांग ले या उनसे माफी भी मांग ले। इसमें बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
आपकी डोमिनेशन हो जाएगी। और जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैबिनेट की डीसीसी कमेटी की जो मीटिंग है इस वक्त जारी है और देखना जो है कि इसमें कौन से अहम फैसले किए जाते हैं। क्या अमेरिकन सफीर को यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा या फिर अमेरिका से माफी का मुतालबा किया जाएगा कि अमेरिका माफी शाफी मांगे, कुछ ऐसे मामलात आप बोल्ड स्टेप लिए जा सकते हैं। देखिए, अगर अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होते और जैसे पोर्ट्रे किया जाता है चंद अपोजिशन पार्टीज पे, तो शायद फिर ये जो वाकयात आजकल हो रहे हैं और जो बहुत कुछ अरसे से हो रहे, या हम अमेरिका से डिक्टेशन लेते, इट्स वेरी एविडेंट, फिर ये ना होते। लेकिन अफसोस की बात है, सदीकुल फारूक साहब कह रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो इकदामात उठाए जो इन चंद सियासी पार्टियों को स्लोगन दे, उनको मैंने तो नहीं कहा सियासत करनी है, मैंने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा आईएसआई के सियासी किरदार के हवाले से इकदामात उठाएंगे। मैंने ये बात ही नहीं की भाई, बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आज बोलते हैं ये अभी प्रोग्राम है ना, आवाम भी सुन रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, बहुत गलत मैंने ये बात है, मैंने ये नहीं, एक मिनट, बड़ी अहम बात है, मैं एक मिनट मैं ये रिपीट करता हूं कि जिस वक्त 2 मई का वाकया हुआ और उसके बाद अमेरिका ने हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ एक बड़ा जनाब अली तोपों के धाने खोल दिए, तो हमने ये कहा कि हम अपनी फौज और अपनी इंटेलिजेंस के साथ हैं, साथ खड़े हैं। लेकिन जब अमेरिका चढ़ाई करता है, अगर पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत नहीं, वहां तो यह है कि अब अगर डीसीसी की मीटिंग हो रही, जो भी, हम ये समझते हैं कि कल तक जो आप कह रही हैं बड़ा वाजे, बड़ा दो टोक, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तानियों की गैरत के मुताबिक ये एक बुनियादी और जबरदस्त मौक़िफ़ लेकर आए, हम इनके साथ नहीं करेंगे तो फिर हम इनको फिर खींचेंगे, और पाकिस्तानी पेट्रियाटिक कम है, सारे मुहिब्बुल वतन है। राजा साहब, हमने इतनी गैरत, इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत है कि अमेरिका से माफी का मुतालबा कर सकते हैं, और अगर ये सदीकुल फारूक कह रहे हैं नहीं होता तो फिर हम इनको खींचेंगे कैसे सर? 9 बार तो ऐसे वाकयात हो गए 3 साल के दौरान, अब और कितना खींचा जाएगा? आप काफी हो गया है, आप कोई नहीं इन्हें रियायत देनी अब। जी पर आसमा, बात यह है कि $120 अरब